हम जब भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं तो त्रेता और द्वापर यानी रामायण काल और महाभारत काल के बाद अगर भारत का सबसे व्यापक इतिहास कहीं का मिलता है तो वो जगह है मगध। तो मगध का जो इतिहास है वो भारतीय लेखकों ने कम और विदेशी लेखकों ने ज़्यादा लिखा है। मगध को एक और भी शक्ति मिलती है, प्राकृतिक जो टोपोग्राफी है यहाँ का। हाँ। नदी का, जैसे सोन हो गई, गंगा हो गई और आपका फल्गु नदी हो गया, इसका जो दुआ है उसका उपजाऊ भी बहुत थी। मगध यानी जिस अखंड भारत की कल्पना कई संगठनों के द्वारा किया जाता है, उस अखंड भारत का निर्माता मगध। मगध एक व्यापक शब्द है, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं सत्ता का केंद्र रहता है और काल परिस्थिति के अनुसार सत्ता केंद्र भी बदलते रहता है। हम लोग अभी पटना में हैं, यह कभी मगध का सत्ता केंद्र रहा है। मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के पूरा अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब के क्षेत्रों तक सुदूर दक्षिण भारत का सत्ता केंद्र रहा है पटना। मगध की राजधानी रही है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अंकित जी। अंकित जी मगध के इतिहास पर बढ़िया जानकारी रखते हैं और धर्म जागरण के कार्यकर्ता हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज के बीच में इनका पहचान है और मगध के इतिहास पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं। अब रही बात कि मगध चाणक्य काल में फला फूला और सबसे बड़ा शासकीय प्रदेश बना, ये तो तय है, ये कई स्रोतों से प्रमाणित भी हुआ है। लेकिन मगध को आप पीछे भी जाके देखेंगे तो मगध चाणक्य चंद्रगुप्त से पीछे, हाँ, जो मगध का इतिहास है वो जरासंध महाभारत काल में शुरू होता है और जरासंध ने 17 बार मथुरा पे चढ़ाई किया और उस चढ़ाई से परेशान होकर श्री कृष्ण को अपनी जो स्थान है, शासन का जो केंद्र है, वो मथुरा से बदलकर द्वारिका करना पड़ा। अच्छा, एक चीज़, ये ऐतिहासिक चर्चा का विषय है। जरासंध उस काल का, मतलब जरासंध का इतिहास लिखने में कहीं न कहीं इतिहास लेखकों ने बौना साबित किया या राक्षस साबित किया, लेकिन हकीकत है कि जरासंध भी बड़े प्रतापी राजा थे और बहुत ताकतवर राजा थे। इतिहास में एक आता है कि जरासंध के पास 23 अछौनी सेना का गिनती उस समय हुआ करता था, जिसमें 1 लाख कुछ हज़ार सैनिक हुआ करते थे। महाभारत युद्ध लड़ने में 18 अछौनी सेना लड़ी है और जरासंध के पास 23 अछौनी सेना था। इतना ताकतवर था मगध। अच्छा, मतलब जैसे चंद्रगुप्त को महान नहीं बताया जाता है, विदेशी लेखकों के द्वारा अशोक को बताया जाता है। तो अशोक तो मिला हुआ, मतलब एक तरह से धन को या साम्राज्य को विस्तार किए। मेन तो जनपद तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा ही किया गया। चंद्रगुप्त का जो बहुत सारा श्रेय है शासन के संदर्भ में, वो चाणक्य को दे दिया जाता है और इसकी वजह से अशोक के काल तक जब हम आते हैं तो वो एक इंडिविजुअल सम्राट की तरह है। तो राजगुरु का जो स्थान है वो ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहा, इसलिए हमको लगता है कि इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को बौना बनाया। लेकिन दो चीज़ है इसमें, दो विषय है। सेलुकस जब पराजित हुआ पोरस में, चूँकि भारतीय विद्या हैं हम लोग, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेलुकस मैंने सिकंदर कभी यहाँ जीता नहीं। तो सेलुकस को ये इच्छा हुई कि जब पोरस कैकई का राजकुमार इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना ज़्यादा संपन्न और इतना ज़्यादा विकसित प्रदेश है, तो इसका जो मूल क्षेत्र है जहाँ से ये सत्ताधित है वो मगध कैसा होगा। इस परिकल्पना को जीने के लिए सेलुकस जो है वो मगध के दरबार तक आया और वो बैठे हुए चंद्रगुप्त का मगध के दरबार में जब वो पहुंचा चंद्रगुप्त के सामने, तो उसकी वो परिकल्पना जो है वो साकार हुई। तो उसको उन्होंने शब्दों में ढाला और वो लिखता है
कि बैठा हुआ चंद्रगुप्त जो है वो इतना आदमजात कदी है कि यूनान का कोई भी योद्धा जो है, हरकुलस जिसको बोलते थे, वो चंद्रगुप्त को मल्लयुद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। इतना बैठा हुआ चंद्रगुप्त इतना शरीर बलिष्ठ लग रहा था। दूसरा 500 गज मैंने हाथी, वह लौटते समय सेलुकस को यहाँ से मगध साम्राज्य ने दिया विदाई के रूप में। 500 हाथी। 500 हाथी। तो आप परिकल्पना कीजिए कि उस स्थिति में जिस राज्य ने 500 हाथियों का दान किया किसी दूसरे राज्य को, वो स्वयं कितने हाथियों का पोषक होगा। सही बात है। बहुत बड़ा गज सेना था यहाँ। तो 5000 से अधिक की गज सेना, 25,000 से ज़्यादा की अश्व सेना और 95,000 से ज़्यादा बड़ी थल सेना थी सेलुकस के इतिहास, लिखित इतिहास के माध्यम से। तो मगध जो है वो इतनी बड़ी शक्ति थी जिसके साथ संभवतः यहाँ के लोगों ने भी न्याय नहीं किया है। यहाँ के देखिए एक विषय है, यहाँ के लोग, हम लोग शुरू में कहे, यहाँ इतिहास उसने लिखा, चाहे तो विदेशियों ने लिखा या विदेशी अर्थ से पोषित लोगों ने लिखा है यहाँ का इतिहास। बिल्कुल वैसा। विदेशी अर्थ से, जैसे वामपंथियों को विदेश से पैसा मिलता था इतिहास लिखने के लिए, और एसी रूम में बैठ करके सब इतिहास लिखा है, कहीं स्पॉट पर जाकर के कोई इतिहास नहीं लिखा है वामपंथियों ने। तो हमारे भारतीय मानसिकता को कमज़ोर करने के लिए उसको साबित क्या करना था, सिकंदर कौन सा बहादुर था, उसको बनाना था कि सिकंदर महान था। चाणक्य महान नहीं थे, चंद्रगुप्त महान नहीं थे जिसने इतना बड़ा राज्य स्थापित किया। उसको हमारी मानसिकता को हेत दिखलाने के लिए वो इतिहास लिखा। उसने बताया कि चंद्रगुप्त के बदले अशोक को महान उसने बताया, जिसको चंद्रगुप्त को कमज़ोर साबित करना था या चंद्रगुप्त की चर्चा न करें हम तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस मानसिकता के लोग थे। अच्छा, अशोक के बाद तो राज का ख़त्म हो गया है धीरे धीरे सब जगह, चूँकि अशोक के बाद के लोग अहिंसक हो गए, तो राज अहिंसा से नहीं चलती है। कोई भी राज्य अहिंसा से नहीं चलती है। जब सेना अपना काम नहीं करेगी, सेना का काम है युद्ध लड़ना, सेना अपना काम नहीं करेगी तो राज्य कैसे चलेगा। और बौद्ध बनने के बाद बौद्ध के मतलब इतना अहिंसा का प्रचार हुआ कि धीरे धीरे मगध का सब बगावत करके स्वतंत्र राज्य बन गया और ख़त्म हो गया। चूँकि हम सनातनियों को कमज़ोर दिखाना था, इसलिए अशोक को महान बताता है यहाँ का इतिहासकार, और कोई उसका कारण नहीं है। और एक चीज़ है कि जैसे आज चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, उसकी जो जितना मतलब मैंने एक तरह से एनालिसिस की गई है, कैसे राजपाट चलाना है, कैसे चलेगा, उसका कॉपी सब देश कर रहा है, लेकिन आज हमारे के यहाँ नहीं होता, नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी बात सही है।